हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अवेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप पाते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के बारे में बात करेंगे और चैप्टर होगा हमारा क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप। इसका हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यहां पर करने वाले हैं। तो अब भौतिक स्वरूप का मतलब क्या हो जाएगा, हम क्या समझते हैं भौतिक स्वरूप से, हम क्या मतलब निकालें भौतिक स्वरूप से। अगर कोई हमसे कह दे कि आपको कुछ मतलब निकालना है ना, दो आपको यहां पर चीजें देखने को मिल रही हैं। एक तो भौतिक देखने को मिल रहा है और एक स्वरूप देखने को मिल रहा है, और एक नाम लिखा हुआ है जिसको आप कहते हैं भारत। यही आपके चैप्टर में 3 वर्ड, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत तो एक देश हो गया, भारत तो क्या कह देंगे, भारत तो एक कंट्री हो गई, मतलब इसके बारे में बात हो रही होगी, इसके बारे में बात हो रही होगी। भारत का तो ये तो एक देश हो गया, जिस देश में हम निवास करते हैं, ये हमारा देश हो गया। तो अब इसके बारे में क्या बात हो रही है कि इसका भौतिक स्वरूप, मतलब भौतिक स्वरूप की बात करें कि ये जो भौतिक स्वरूप की बात कर रहे हैं, स्वरूप मतलब हो गया रूप, कैसा है। अब रूप तो आपको कई प्रकार के मिलते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना उसका स्वरूप कितना अच्छा है, रूप कितना सुंदर है, ऐसा कुछ कहते हैं। भौतिक मतलब 2 प्रकार के रूप होते हैं। एक आप भगवान के रूप की बात करते हैं, लेकिन उनको कभी आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ आंख बंद करके। वो अलौकिक टाइप का होता है, अलौकिक, लौकिक, पारलौकिक, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपने सुने होंगे। तो हम यहां पर भौतिक मतलब ऐसे स्वरूप की बात कर रहे हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्योंकि भारत देश जो है वो आप देखें कि बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है, बहुत बड़े एक भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो वो भौगोलिक क्षेत्र में कैसा फैला है, वो कैसा है, उसका रूप कैसा है, अगर हम देखने जाते हैं तो भौतिक तरीके से टच करने पर वो हमको कैसा पता चलता है। हम आंख से देखते हैं तो कैसा पता चलता है, कितना समतल है, कितने पहाड़ हैं, कितने पठार हैं, नदियां हैं कि नहीं है, जंगल है कि नहीं है, रेगिस्तान है या नहीं है। तो वही भौतिक स्वरूप पर हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं, ये हमारे चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे। अब चूंकि हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत जो है वो एक भौगोलिक क्षेत्र है, इस कारण से एक जमीन है, और जमीन पर अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां होंगी। तो ये कई प्रकार की अलग अलग स्थलाकृतियों वाला देश हो जाता है, अलग अलग स्थलाकृतियों का देश होता है। अब स्थलाकृतियां क्या कहलाती हैं, तो जमीन पर जो अलग अलग स्वरूप बनते हैं, जिनको आप लैंड फॉर्म कहते हैं। तो भूगोल और अन्य पृथ्वी विज्ञान में प्रयुक्त शब्द है जिसका आशय क्या होता है, भू आकृति से होता है। जैसे पहाड़ की आकृति हो गई, पठार की आकृति हो गई, मैदान हो गया, घाटी हो गई, कोई नदी हो गई, कोई गली हो गई, कोई दर्रा हो गया, ये सब भौगोलिक हो गई। तो ये सब भौगोलिक आकृतियां या भू आकृतियां हो गई। तो भू आकृति से मतलब होता है यहां पर, और जो क्या होता है, सामान्यतः धरातलीय बनावट अर्थात आकृति के द्वारा आप उनको पहचान सकते हैं। आपको अगर 2 चीज बना दी है, आपको अगर ये ऐसा कुछ बना दिया है तो आप खट से पहचान कर बता देंगे कि ये पहाड़ है। आपको कुछ ऐसी चीजें बना दी गई हैं तो आप तुरंत पहचान कर बता देंगे कि नदी है, ऐसा दिखेगा। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, इनको इनकी आकृति के आधार पर देखकर बता सकते हैं, पहचान सकते हैं, और उनके बारे में आप उनको हमको भी आप अवगत करा सकते हैं। अब हम क्या बात करें, तो सामान्य भाषा में अगर देखा जाए, यहां पर सामान्य भाषा में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ऊंचाई और नीचाई द्वारा जो आकृतियां बनती हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, मतलब आपको यहाँ पर पर्वत भी मिलेगा, मैदान भी मिलेगा, मरुस्थल भी मिलेगा, पठार भी मिलेगा, और द्वीप समूह भी मिलेंगे। पर्वत जो है वो पृथ्वी पर सबसे ऊंचे होते हैं, इनसे ऊंचा कुछ नहीं होता। सेकंड नंबर पठार आते हैं, फिर आप मैदान और मरुस्थल की बात करते हैं, और फिर हम कुछ द्वीप समूहों के बारे में बात करेंगे। ये स्थलाकृतियां हैं जिनको हम देखेंगे। अब आप भी किसी अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में रहते होंगे, पर्वत में या मैदान में या पठार में, है ना। ये हमारी अलग अलग स्थलाकृतियां हैं। तो आप जब रहते होंगे तो आपको पता होगा कि आप क्या हैं। तो आप पठार, पहाड़, पर्वत, मैदान, इसका अंतर तो आप आसानी से समझते होंगे। हो सकता है कि आप टेक्निकल जो डेफिनेशन है, जो तकनीकी परिभाषा है, वो ना जानते हो, लेकिन आप ये जानते होंगे कि ये वाला पहाड़ है, ये पहाड़ी है, ये मैदान है, ये नदी है, ये नाला है, ये सब आप जानते होंगे। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। अब विभिन्नताएं क्या कहलाती हैं, विभिन्नताएं जो है वो डाइवर्सिटी की तरफ जाती है, अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप मान लीजिए कि आप किसी गांव में रह रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि उसी गांव में आपको तालाब भी मिल जाएगा, नाला भी मिल जाएगा, नदी भी मिल जाएगी, पोखर भी मिल जाएगा। तो ये क्या है, आपको अलग अलग चीजें मिल रही हैं, तो ये डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं हो गई।
अगर आप भूगर्भीय तौर पर बात करते तो प्रायद्वीपीय पठार भारत की सतह का प्राचीनतम भाग है। अगर पूरे भारत में सबसे पुराना हिस्सा आपको निकालना है तो प्रायद्वीपीय भारत होगा। इस भूमि को एक बहुत ही स्थिर भूमि कहा जाता है कि इसमें हलचल कम होती है, लेकिन हाल में आए भूकंपों ने क्या कर दिया है, हाल में आए भूकंपों ने साबित कर दिया कि स्थिर विस्थिर कुछ नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है तो ये प्रायद्वीपीय भारत पर बात हो रही है, ये है प्रायद्वीपीय भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत पर यहां पर बात की जा रही है। क्लियर बात? चलिए अब यहां पर हम कुछ हिमालय और मैदान जो हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं, तो आप देखें कि अब ये कौन बताता है आपको कि ये हाल में बनी है, बाद में बनी है, कैसे? हम आप तो पता नहीं करते, तो हमको बताते हैं भूगर्भ वैज्ञानिक। तो भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, अभी नया है तो ये अस्थिर है, मतलब इसमें हलचल हो रही है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति है, मतलब अभी अभी इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि दूसरे पहाड़ों की तुलना में ये नई है। नई है का मतलब क्या हो गया कि ये अभी डेवलप हो रही है, युवावस्था में है, जैसे हम और आप लोग हैं, अभी हमको और जीना है, ऐसे ही इसका भी अभी और लंबा समय आपको देखना है। उदाहरण के तौर पर अगर अरावली देखेंगे तो आप उसको बूढ़ा कह सकते हैं, हो गए उसके दिन पूरे, है ना, वो दिन पूरे हो गए, तो आप देखेंगे कि अरावली बीच बीच से गायब हो गई है। तो हर एक चीज के दिन पूरे होते हैं, सबका अपना एक लाइफ साइकिल होता है, एक उम्र होती है। हमारी आपकी है 70-80 साल, 100 साल, जो भी चल जाए इसी बीच में रहेगी, 70 से 100 साल के बीच में। ऐसे ही आप मच्छर की देखते हैं 2 से 5 दिन, 2 से 5 दिन होते मच्छर की, बस, है ना। ऐसे ही आप जानवरों की देखते हैं, ऐसे ही हर एक चीज की, तो पहाड़ की भी उम्र है। और जब कोई व्यक्ति की उम्र होती है तो उसका बचपन भी होता है, उसका युवावस्था भी होती है ना, वो युवावस्था भी होगा, फिर वो वयस्क होगा, है ना, वो फिर उसके बाद वो वृद्ध होगा, फिर उसकी डेथ हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। ये लाइफ साइकिल होती है, हर चीज की होता ही है। ये मान के चलना बोले सर पहाड़ में कहां से आप युवा ले, सब हर चीज जो भी चलती है पनपती है। जैसे आप बाइक लेकर आते हैं, जब नई होती है तो क्या है, जब बन रही होती है तो बचपन है, जब बन रही है तो बचपन है। नई गाड़ी कैसे भन है, भन करके, तो वो क्या है, युवा है, युवा में जोश ज्यादा होता है। आपने 5-7 साल चलाया तो उसका इंजन घल आता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो वो क्या होता है कि वो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो फिर अपने क्या होती है, वो वयस्क में आदमी के ऊपर जिम्मेदारी जब आ जाती है तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है, आराम से काम करता है सोच समझ के, फिर कुछ समय बाद फिर वो काम किसी और को सौंप देता है। तो ऐसे ही आपके घर में जब गाड़ी आती होगी नई में तो खूब घूमती होगी, 4-5 साल बाद फिर थोड़ी पुरानी होने लगती है, उसमें हम काम करवाने लगते हैं, उसकी दवाई दारू करवाते हैं, फिर अगले 4-5 साल बाद उसके कोने में रख देते हैं, कॉल ले लेते हैं, कभी कभी निकालते हैं। तो ऐसी, और फिर कुछ दिन बाद के बोले यार ये खत्म हो गई, कबाड़ में बेच देते हैं, मतलब वो डेथ हो गई। तो ऐसे ही हर चीज की अपनी एक लाइफ होती है। बाइक वाले एग्जांपल से आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी चीज कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो युवा वाली बात क्लियर हो गई। अब ये जो हिमालय है इसमें आपको कई सारे ऊंचे शिखर, मतलब पीक आपको देखने को मिलेंगे। जब ऊंचे शिखर मिल रहे हैं कोई चीज में तो आपको घाटियां भी वहां देखने को मिलेंगी, तो गहरी घाटियां भी मिलेंगी। हिमालय चूंकि उत्तर में है, बर्फ के मैदान, बर्फ के पहाड़ आपको बहुत देखने को मिलेंगे, तो वहां से नदियां भी निकलेंगी। नदियां अधिकांशतः ऊंचे क्षेत्र से ही निकलती हैं, तो यहां से आप नदियों को भी देखेंगे जो वहां से निकल रही हैं। तो ये बातें यहां पर हमने हिमालय के अंदर करी कि हम उनको देखेंगे। उत्तर के मैदान के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तर का मैदान क्या है, जलोढ़ का निक्षेप है, जलोढ़ क्या है, निक्षेप क्या है, ये सारी बातें हमें चैप्टर में देखनी है। उत्तर का मैदान हमारा टॉपिक होने वाला है। प्रायद्वीपीय पठार, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है जिसको आप प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, ये भी हमारा एक टॉपिक है जिसमें हम इग्नियस यानी कि आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के बारे में बात करेंगे। तो उसमें कहा गया है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो इग्नियस और रूपांतरित, मतलब आग्नेय और रूपांतरित से बना हुआ है ना, रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। और इसमें ऊंची पहाड़ियां और चौड़ी घाटियां, कम ऊंची पहाड़ियां और चौड़ी घाटियां आपको देखने को मिलेंगी। तो उस पर भी हमें बात करनी है, उसको भी हम देखेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक है हमारे। मुख्य भौगोलिक वितरण, इस मुख्य भौगोलिक वितरण मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर ही आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। मतलब एक हिमालय आ जाएगा, फिर आप उत्तरी मैदान देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे, भारतीय मरुस्थल देखेंगे, तटीय मैदान पर बात होगी और द्वीप समूह। ये हमारे टॉपिक होने वाले हैं, जिन टॉपिक्स को हम आज कवर करने वाले हैं, जिन टॉपिक्स को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहला आता है भारत की भौगोलिक आकृतियों को आप अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। मतलब हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, भौगोलिक वितरण की बात कर रहे हैं। तो भारत को जब बांटा गया है तो ये वाला जो पार्ट है, मैं यहां पर व्हाइट कलर का यूज करता हूं, तो आपको बताते चलूंगा हमने बांटा है किसमें। यहां पर हमने हिमालय की बात की है,
किसकी बात की है? हिमालय की। यहां पर हमने मैदान की बात की है, किसकी बात की है? मैदान की। ये लाल पीला जो दिख रहा है इसको हमने क्या किया, कहा है प्रायद्वीपीय पठार कहा है। क्या कहा है? प्रायद्वीपीय पठार कहा है, प्रायद्वीपीय पठार कहा है। फिर अगर यहां की बात करूं तो ये मरुस्थल की बात करी हमने, किसकी? मरुस्थल की बात करी है। अगर और कुछ चीज पूछी जाए तो अगर कहूं मैं यहां पर कि ये मैं तटीय मैदान की बात कर रहा हूं, चाहे यहां वाले की बात हो और चाहे यहां वाले की बात हो, ये क्या है? तटीय मैदान पर बात हुई है। और द्वीप समूह पर बात करें तो ये हमने द्वीप समूह पर बात करी है। यही भारत का हमने डिवीजन किया है, ऐसे ही भारत को बांटा है। अगर आप देखेंगे तो हिमालय श्रृंखला मतलब हम कहां बात करने वाले हैं? ये हिमालय हम यहां से लेकर यहां तक पूरे हिमालय की बात करेंगे आर्क शेप में। क्या है, कैसा है, कितने भाग है, कैसे बांटा गया, सब कुछ डिटेल चर्चा हिमालय वाले टॉपिक पर होगी। फिर सेकेंड पार्ट हम उत्तर के मैदान पर बात करेंगे। तो ये उत्तर का मैदान जिसे नदियों का मैदान कहते हैं, सिंधु का, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं, इन मैदानों की भी हम बात करने वाले हैं। प्रायद्वीपीय पठार मतलब दक्षिण भारत की तरफ आप जाएंगे तो पठार के बारे में बात करनी है। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है पूरे दक्षिण में फैला हुआ, उसकी हम बात करेंगे। फिर भारतीय मरुस्थल मतलब ग्रेट डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात होगी। थार के रेगिस्तान पर हमें बेसिकली बात करनी है। तटीय मैदान जो किनारों पर सकरे मैदान है उन पर, और दो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो इन दोनों पर भी हमें यहाँ पर चर्चा करनी है, इन दोनों को भी हमें यहाँ पर देखना है। स्टार्टिंग करते हैं हिमालय पर्वत से। हिमालय पर्वत क्या है, कैसा नहीं है, ये बातें हमें यहां पर देखनी है कि हिमालय पर्वत क्या कहलाएगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे यहां पर, है ना, अगर आप एक बार इस मैप को देखिए अच्छे से, क्या देख पा रहे हैं कि ये हिमालय का मैप आप यहां पर देख रहे हैं कि ये हिमालय कुछ ऐसा बना हुआ है। अब कंफ्यूजन कई टाइप का आ गया है। कैसा कंफ्यूजन आ गया है भाई? आप सोच रहे हैं तो कंफ्यूजन ये आ गया कि यार ये सर बात क्या कर रहे हैं, हिमालय का मतलब क्या है, हम हिमालय को क्यों देख रहे हैं, कुछ चीजें आपको यहाँ लिखी दिख रही हैं, ये क्या क्या हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एक बार आप ये फोटो का अच्छे से देखिए, है ना, एक बार फोटो का अच्छे से देखिए, फिर अपन बात करते हैं कि हिमालय के बारे में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं और क्या नहीं। तो देखिए आपने क्या देखा, हिमालय आप यहां पर देख पा रहे हैं, कुछ यहां से लेकर, है ना, अगर मैं कहूं आप कुछ हिमालय को देख रहे हैं, कुछ ऐसा हिमालय आप देख पा रहे हैं। कई सारी बातें दिमाग में आई कि हिमालय है, कैसा है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, ये सारी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं। तो एक एक करके इनकी बातों पर हम प्रकाश डालते हैं, एक एक करके इनकी बातों को देखते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये क्या है, युवा, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये बनावट के रूप से युवा है ना, मतलब अगर देखें भूगर्भीय स्थिति से देखें तो युवा है, और बनावट के हिसाब से इसको क्या कहा गया है, वलित पर्वत कहा गया है। वलित अथवा मोड़दार पर्वत कौन होते हैं? वे पर्वत जिनका निर्माण बलन नामक भूगार्भिक प्रक्रिया के तहत हुआ होता है ना, बलन नामक भूगार्भिक प्रक्रिया के तहत जिनका निर्माण हुआ होता है। तो सबसे पहले आप तो हिमालय के बारे में समझ लीजिए, जो हम बात करने वाले हैं हिमालय क्या है, कैसा है, उसके बारे में अपन डिटेल जानकारी ले लेते हैं। तो हमने देखा कि हिमालय जैसे ही हमारे दिमाग में आया तो हमने देखा हुआ था कश्मीर से लेकर हिमालय कुछ ऐसा फैला हुआ था, आर्क शेप में ऐसा ही फैला था ना, ऐसा ही फैला हुआ था ना हिमालय आर्क शेप में। हमने देखा था कश्मीर में इसकी मोटाई हमें थोड़ा सा कुछ ज्यादा समझ में आ रही थी। यहां पर इसकी मोटाई जो है वो आप 400 किलोमीटर के आसपास या 500 किलोमीटर के आसपास देख पाए, और जब आप इसे उत्तर पूर्व में देख रहे थे तो मोटाई इसकी घट गई थी, कुछ 150 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। ये अगर आप लंबाई की बात करते हैं तो ये लंबाई आपको कितनी मिल रही थी, तो ये लंबाई आप देखेंगे कि ये आपको मिलती है 2400 किलोमीटर। कितनी मिलती है? ये 2400 किलोमीटर। तो हिमालय कितना लंबा है, तो आप बोलेंगे 2400 किलोमीटर। चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई में वेरिएशन है, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो क्या आपको लगता है हिमालय यहीं खत्म हो गया? नहीं, हिमालय यहां खत्म नहीं हुआ है। हिमालय का क्या हुआ है, अगर अब बात करें यहां पर, अगर मैं बात करूं यहां पर हिमालय के बारे में, तो आप देखेंगे कि हिमालय की 2 ब्रांचें और आई हैं। एक तो ये गई है और एक आई है कुछ ऐसे। ये 2 ब्रांचें आप हिमालय की और देखते हैं। यहां पर एक ब्रांच देखते हैं ऊपर और एक देखते हैं नीचे। ऊपर वाली ब्रांच को आप क्या कहते हैं? ऊपर वाली ब्रांच क्या कहलाती है? इसको कहते हैं हम इसको कहते हैं हम हिंद कुश पर्वत। क्या कहते हैं? हिंद कुश। कहां मिलेगा? अफगानिस्तान में। नीचे वाले क्या कहते हैं? ये कहलाता है सुलेमान। क्या कहलाता है? सुलेमान। ये क्या कहलाएगा? इसको ये कहां मिलेगा? पाकिस्तान में। हिमालय कहां कहलाएगा? ये भारत में कहलाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि इसको इसमें ये मोड़ पड़ गए हैं, यहां से ये आपको झुकाव देखने को मिला है।
एक झुकाव आप देखते हैं, अगर एक झुकाव की मैं बात करूं तो ये यहां से निकला और कुछ इस तरीके का झुकाव आप देखते हैं, कुछ ऐसा झुकाव देखते हैं, ये झुकाव आप देखते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट में इनको अलग अलग नाम दिया गया, नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग नाम दिया। बाद में ये क्या कहलाया, अराकान यूमा। क्या कहलाया, अराकान यूमा, ये नाम इसको दिया गया, ये अराकान यूमा के नाम से यहां पर जाना गया। तो ये साउथ की तरफ ऐसे कुछ आ जाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं हिंद को सुलेमान, और ये जो आप ब्रांच देख रहे हैं ये आर्क शेप में बना हुआ है, ये अराकान यूमा के नाम से कहलाएगा। ये पर्वत यहां पर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं, या इनको आप देख पा रहे हैं। अब एक बात आई है कि बलित पर्वत की बात करी है, तो बलित को आप समझ लीजिए। बलित पर्वत कैसे होता है, कुछ इस तरीके के वलन पड़ जाते हैं, कुछ इस तरीके के वलन पड़ जाते हैं। जैसे आप पेपर नहीं होता, पेपर को आप मोड़ते हैं ऐसे ऐसे, तो ऐसे अगर इस तरीके से फोल्ड करते हैं पेपर को, तो कुछ इस तरीके के मोड़ पड़ जाते हैं ना। पेपर लिया अपन ने और उसको ऐसे ऐसे नहीं मोड़ देते हैं, ये क्या है, ये सब बलन पड़ जाते हैं। ये बलन कब पड़ेंगे, एक इस तरफ प्लेट है और एक इस तरफ प्लेट है, बीच में समुद्र भरा है, तो यहाँ की नदी का कचरा, यहाँ की नदी का कचरा धीरे धीरे यहाँ पर डिपॉजिट होगा और ये प्लेट आपस में कंप्रेस होंगी। तो आप देख रहे हैं ये बलन पड़ना स्टार्ट हो गया और ये बलन फिर इस तरीके से हो जाते हैं। इनको ही क्या कहते हैं, इनसे इस प्रक्रिया के दौरान जिस पर्वत का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, बलित पर्वत कहा जाता है। समझ में आई बात, उसको क्या कहा जाता है, बलित पर्वत कहा जाता है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हमने बात करी है कि सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, सिंधु मतलब आप देखें कि जम्मू एंड कश्मीर और ब्रह्मपुत्र मतलब अरुणाचल प्रदेश था। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है ना, जो अगर इसकी बात करें तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है, जिसको आप क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत कहते हैं। यह बहुत ऊबड़ खाबड़ है। कैसी है, बहुत ऊबड़ खाबड़ है। अगर मैं बात करूं कि कैसी है, बहुत ऊबड़ खाबड़ आपको देखने को मिलती है। लंबाई की अगर बात कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 2400 किलोमीटर की लंबाई आप देख पा रहे हैं, जहां चौड़ाई आपकी कितनी, 400 और 150, जो हमने यहां पर बात करी थी। अगर आपको याद होगा कि लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है। अगर जम्मू एंड कश्मीर में चौड़ाई देखते हैं तो 400, और फिर उत्तर पूर्व की तरफ जाते हैं तो चौड़ाई घटती जाती है, कितनी मिलती है आपको, 150 किलोमीटर के आसपास। जैसे ही उत्तर पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपको ऊंचाई भी बढ़ते मिलेगी। यहां पर हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब चीजें भी आपको उत्तर पूर्व की तरफ मिलेंगी, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं मिलेंगी। समझ में आई बात। तो ये हमने यहां पर बात करी थी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और बलित पर्वत के बारे में हमने देख लिया था, क्या कहलाता है बलित पर्वत, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या कहलाती है, सब कुछ हमने देखा हुआ था। अगर अब आप यहां पर एक बार गौर फरमा लो कि अगर हो सकता कुछ कंफ्यूजन हो तो आप देखो यहां पर, अगर मैं यहां पर बना रहा हूं, ये अगर आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है ना हमारा, और फिर यहां से क्या है कि अगर आप देख पा रहे हैं फिर कुछ नैरो होता हुआ चला गया। तो यहां की अगर चौड़ाई की मैं बात करूं, यहां की चौड़ाई आप देखेंगे तो यही चौड़ाई तो बोली गई है, कितनी है, 400 किलोमीटर। और वो बाकी की चौड़ाई कहां की कही गई, यहां की चौड़ाई कही गई है कि वो कितनी है आपकी, 150 किलोमीटर। कितनी है, 150 किलोमीटर। और ये लंबाई की बात कर रहे हैं कि कितनी लंबाई है, अगर ये लंबाई देख रहे हैं हम पूरी, तो ये लंबाई आप देखते हैं 2400 किलोमीटर। कितनी है, 2400 किलोमीटर। समझ में आ रही बात, 2400 किलोमीटर। अगर आप और देखना चाहते हैं, अगर आपको और चीज देखनी है अगर, तो आप यहां देखिए कि ये इसकी एक ब्रांच है ना, इसकी एक ब्रांच ये आई है, जिसको क्या कह रहे हैं, जिसको क्या कहा जा रहा है, हिंदकुश पर्वत कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, हिंदकुश। और अगर ये पाकिस्तान में आई है तो इसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है सुलेमान पर्वत। ये सुलेमान पर्वत है और ये हिंदकुश पर्वत है, ये हिंदकुश पर्वत है। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये इसके पूर्व के विस्तार हैं और इसके पश्चिम के विस्तार है। पूर्व में आप यहां पर देखेंगे, ये पहाड़ियों के बाद यहां पर एक पहाड़ी आ जाएगी, जिसको क्या कहेंगे, अराकान यूमा कहेंगे। और इसी अराकान यूमा का विस्तार आपको कहां मिल जाएगा, अंडमान निकोबार में भी आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप इस मैप में भी देख लें, यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में चौड़ाई आपको ज्यादा मिलेगी और यहां पर चौड़ाई आपको कम मिलेगी। सिर्फ इतना बताने की ही इस मैप के द्वारा कोशिश की गई है। देखिए अब क्या है, पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हमने बात भी करी थी कि पश्चिम भाग मतलब क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट आ गया, ये वाला पूरा पार्ट आ गया पश्चिम का, और ये वाला पूरा पार्ट आ गया किसका, पूर्व का। तो हम क्या कह रहे हैं कि पश्चिम की तुलना में पूर्व में ऊंचाई ज्यादा देखने को मिलती है, हाईएस्ट पीक आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, ऊंचाई ज्यादा आप देख पाते हैं।
और हिमालय को 3 अलग अलग भागों में भी बांटा गया है, 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। 3 क्या भाग मिले हैं? तो पहला पार्ट जिसको आप सबसे ऊपर है उसको कहते हैं महान या आंतरिक हिमालय, दूसरा कहलाता है हिमांचल या निम्न हिमालय, और तीसरा कहलाता है शिवालिक। अगर आप देखें तो मैंने यहां पर भी 3 लाइन के फॉर्म में बनाया हुआ था, अगर आप देख पा रहे हैं तो अलग अलग कलर से मैं बना देता हूं, बीच वाले को कर देता हूं अलग, बस नहीं सफेद नहीं सही रहेगा। तो अब ये 3 पार्ट हो गए। अगर अपन नंबर डालना चाहें यहां पर, अगर अपन नंबर डालना चाहें यहां पर तो हम नंबर लिख देंगे, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 3 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। 3 पार्ट हो गए ना, महान या जिसको आंतरिक कह रहे हैं, फिर हिमांचल और नीचे वाले को शिवालिक, यही 3 पार्ट। और नॉर्थ ईस्ट में जाते जाते वो मिल जाते हैं, समझ में आते नहीं है। तो ये 3 पार्ट हमने इनके देख लिए कि 3 पार्ट कहलाएंगे, 3 पार्ट देख लिए। श्रृंखलाओं के बीच में अत्यधिक संख्या में घाटियां पाई, तभी तो पता चलेगा कि इस श्रृंखला के नीचे दूसरी श्रृंखला है, इसके नीचे तीसरी श्रृंखला है। अगर यहां पर गैप नहीं आएगा तो ये तो मिल जाएंगी, फिर एक ही श्रृंखला हो जाएगी। तो बीच में घाटियां भी पाई जाती हैं जगह जगह पर, जिससे हमें पता चल पाता है कि ये अलग है उनको, फिर हम उसी आधार पर हमने नाम दिया है। अब महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियां और दर्रे लास्ट में तो हम देख ही लेंगे सब। तो हिमानियां मतलब क्या कहलाती हैं? तो ये बर्फ जो होता है, या बर्फ के जो पहाड़ होते हैं जिनको आप ग्लेशियर कहते हैं, कुछ इस तरीके के, वो कौन कौन से हैं? तो आप देखें हिमाचल प्रदेश में, चूंकि महान हिमालय जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर आपके उत्तर पूर्व तक मिलेगा, तो यहां पर बादल, बारह सिगरी और छोटा सिगरी आपको यहां पर ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड में देखें गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपत, पिंडारी, कामेत और मिलाम, ये आप ग्लेशियर यहां पर देख पाएंगे, पहाड़ भी हैं ये। नेपाल में देखेंगे खुम्बू, गोजुम्बा, इमजा और अम्बुलापचा, ये ग्लेशियर आप नेपाल के अंदर देख पाएंगे। सिक्किम में आप देखेंगे जेमू, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स में से एक है। दक्षिण लोहनाक है ना, दक्षिण लोहनाक और चांगसांग, ये सिक्किम के ग्लेशियर आप देखेंगे। तो ये ग्लेशियर है, मतलब जिनको हिमनद कहा जा रहा है, वहां देखेंगे। अरुणाचल में देखेंगे बिचोम, कांटो और मजगोल, अरुणाचल में क्या बिचोम, कांटो और मजगोल, इस टाइप के ग्लेशियर आप अरुणाचल में देख पाएंगे। दर्रों की बात करें, अगर दर्रा क्या कहलाता है? तो दर्रा ये 2 पहाड़ी के बीच में कोई जगह आ जाती है, उसको क्या कहते हैं? वो दर्रा कहलाता है। दर्रा क्या करेगा? अब कई सारे लोग अलग अलग, मतलब दर्रा मतलब क्या है? रास्ता प्रदान करता है। मान लीजिए 2 पहाड़ हैं, ये 2 पहाड़ कुछ ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो अब ये रास्ता कहां गया? ये ऐसा रास्ता आ गया ना, तो ये भी क्या कहलाएगा? दर्रा। ऐसे है पहाड़ तो बीच में भी गैप है तो दर्रा। या ये 2 पहाड़ मान लिया अपन ने, तो ये बीच में जो गैप है उसको क्या कहेंगे? दर्रा। अब चाहे वो ऐसा हो, हम रास्ता ऐसे निकालें, चाहे अगर इन 3 पहाड़ों के देख रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? दर्रा हो जाएगा। जैसे मान लो आपकी एक पहाड़ ये हो गया, एक पहाड़ थोड़ा सा आगे आ गया, एक पहाड़ थोड़ा सा पीछे हो गया, तो अब ये रास्ता कहां निकल रहा है? अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इनसे ये ऐसा कुछ गैप आप देख पा रहे हैं। कैसा गैप देख पा रहे हैं? इस तरीके कुछ गैप देख पा रहे हैं पीछे के, इन दोनों पहाड़ों के बीच में कोई गैप है, इन दोनों पहाड़ इस तरीके का गैप होगा, उसको क्या कहते हैं? दर्रा। वहां से हम सड़कें अच्छे से बनाते हैं, पहाड़ पार करने में आसानी होती है। कौन कौन से दर्रे हैं? तो नीतीला, सिपकीला, लिपुलेख, नाथुला, जेलेपला, ये सब इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। ये मैप के ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जिनको आप इस मैप के ऊपर भी देख सकते हैं। कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेंगे बोमडिला, यांगयाप और दिफू, है ना, ये दर्रे। फिर आप सिक्किम की बात करेंगे तो मिलेंगे नाथुला, जयलेपला दर्रा। फिर अगर हम बात करें यहां पर, आप आ जाएंगे उत्तराखंड में, तो आपको मिलेंगे 3, माना, नीतीला और लिपुलेख, ये उत्तराखंड के अंदर। फिर उत्तराखंड के अंदर। फिर आ जाएंगे हिमाचल में तो बड़ा लाचाला, सिपकीला। फिर इसके बाद आ जाएंगे आप और रोहतांग, और जम्मू एंड कश्मीर में आ जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा? बनिहाल, जोजिला, पीर पंजाल, बुरजिल और काराकोरम, ये दर्रे मिलेंगे। महाराष्ट्र में 2 मिलेंगे, थाल घाट, भोर घाट, और केरल में आप देखेंगे पाल घाट और सोनकेट्टा गैप, ये दर्रे कुछ आप पा पाएंगे। दर्रे मतलब पहाड़ से गुजरने का जो रास्ता होता है, जो प्राकृतिक तरीके से मिलता है, उसको हम दर्रा कहते हैं। अगला आता है हिमांचल या निम्न हिमालय, जो सेकेंड पार्ट हो जाएगा। मतलब सेकेंड पार्ट की बात क्या कर रहे हैं? ये वाले ऊपर वाले पार्ट की हमने बात कर ली, अब यहां ब्लू वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? हिमांचल, या क्या कहा जाएगा? निम्न, ये हिमांचल या निम्न हिमालय कहा जाएगा। हिमाद्री के दक्षिण में, हिमाद्री पहले वाला हो गया तो उसके दक्षिण में तो आएगा ना। अगर आप देखें ऊपर वाला हो गया तो उसके नीचे क्या है? दक्षिण में ही आएगा, तो उसके दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित जो हिमालय है उसको क्या कहेंगे? हिमाद्री कहा जाता है।
यह हिमांचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हिमाचल में इसका विस्तार अच्छा देखने को मिलेगा। इन श्रृंखलाओं का निर्माण जो है वो मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित, है ना, कैसे, अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। औसत ऊंचाई अगर देखेंगे तो 3700 से लेकर 4500 मीटर के बीच में, जबकि अगर उसके पहले वाले की आप देखते हैं तो उसमें ऊंचाई आपको देखने को, अगर हम बात करते हैं इसकी औसत ऊंचाई की, अगर आप बात करते हैं महान हिमालय की, तो 6000 मीटर के आसपास आप इसकी औसत ऊंचाई देख पाते हैं सीधे सीधे। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी देख पा रहे हैं, 3700 से 4500, और चौड़ाई 50 किलोमीटर। पीर पंजाल यहाँ की महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में से एक है। धौलाधार और महाभारत भी इसमें शामिल है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां भी स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर कई सारे पहाड़ी नगर जैसे डलहौजी या दूसरे और नगर हैं, कुल्लू मनाली, ये सब पहाड़ी नगरों के रूप में भी आप इनको देख सकते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जिसके आउटर हिमालय या शिवालिक कहते हैं, और लेटेस्ट श्रृंखला भी है। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के आसपास, 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई आप यहां पर देख पाएंगे। सबसे लेटेस्ट, सबसे आखिरी, बाहर वाली। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा जो लाई गई असंपीड़ित अवसाद हैं उनसे इनका निर्माण होता है। ये घाटियां बजरी व जलोढ़ की मोटी परतों से ढकी हुई हैं, चूंकि ऊपर से कुछ ना कुछ लेकर आया जा रहा है। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटियां, जिन्हें आप दून के नाम से जानते हैं, कुछ शहर भी डेवलप हुए हैं जिनको देहरादून, कहीं पर ये द्वार के नाम से जानी जाती हैं, जैसे हरिद्वार, दून और द्वार, ऐसे कुछ नाम मिलते हैं। तो कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे देहरादून, कोटलीन, पाटलीन, ये फेमस दून है जो घाटियों के अंदर स्थित शहरों में से एक है। दक्षिण, उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त अगर आप देखते हैं तो हिमालय को भी हमने कैसे बांटा, तो अभी हमने बांटा उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये 3 पार्ट देखे हुए हैं। अब हिमालय को हम कैसे बांटेंगे, ऐसे बांटेंगे, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ हिमालय को बांटने वाले हैं। ये वर्गीकरण नदियों के आधार पर होगा और ये हम कुछ ऐसे पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट आएगा सबसे पश्चिम में पंजाब, उसके बाद आएगा कुमायूं, फिर उसके बाद आएगा नेपाल, और आखिरी में सबसे पूर्वी बात आएगी जिसको कहेंगे आसाम हिमालय। पंजाब हिमालय की बात करें तो सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच में जो हिमालय का पार्ट आता है उसको पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं, है ना, कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद सतलुज से काली नदी के बीच में जो हिमालय आएगा उसको आप कुमायूं के नाम से, काली से तीस्ता के बीच में जो हिमालय आएगा उसको नेपाल के नाम से, और तीस्ता से दिहांग के बीच में जो हिमालय आएगा उसको आसाम हिमालय के नाम से जानेंगे, वो आसाम हिमालय कहलाएगा। चाहे तो आप यहां पर देख लें, अगर मैं कुछ नदियां यहां पर बना देता हूं, अगर आप देखें तो ये सबसे पहली नदी गई है, ये नदी गई है जिसको आप कहते हैं सिंधु नदी। फिर ये नदी आई है जिसको कहते हैं सतलुज नदी। फिर ये नदी गई है जिसको आप कहते हैं काली, ये नदी है तीस्ता, और ये है ब्रह्मपुत्र। इसी बीच में हमने क्या कर दिया है, अलग अलग करके हिमालय को बांट दिया। ये वाला हिमालय सिंधु से सतलुज के बीच में, इसको क्या कहते हैं, कश्मीर या पंजाब, पंजाब या कश्मीर, जो भी आप नाम देना चाहें। फिर सतलुज से काली के बीच में ये कौन सा आ जाएगा, इसको कहेंगे कुमायूं, क्योंकि यहां पर उत्तराखंड वाला पार्ट भी आ जाएगा, कुमायूं हिमालय हो जाएगा। काली से तीस्ता तक ये वाला जो पार्ट आ जाएगा, है ना, इसको क्या कहेंगे, चूंकि नेपाल का पूरा पार्ट हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, नेपाल हिमालय। और तीस्ता से दिहांग तक जो है, चूंकि आसाम का पार्ट हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, असम हिमालय कहा जाएगा। ये हिमालय आप ऐसे यहां पर कुछ देखेंगे जिनको नदियों के आधार पर बांटा गया है, नदियों के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है, मतलब ब्रह्मपुत्र के बाद हिमालय की सबसे, भारत में देखें तो पूर्वी सीमा है, उसके बाद हिमालय नीचे की तरफ मुड़ जाता है। दिहांग महाखंड, मतलब जब नदी निकल रही है दिहांग नदी और हिमालय धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है तो नदी के द्वारा उस हिमालय को काट दिया गया है। आई आकार की घाटी बन जाएगी, ऐसी खड़े दीवार वाली घाटी बन जाएगी, कुछ इस तरीके की घाटी बन जाएगी कि ऐसा पहाड़ हो गया, कुछ ऐसी घाटी बन जाएगी। तो ये क्या कहलाती है, इसको गॉर्ज कहते हैं या महाखंड कहते हैं, और यही आगे जाके कैनियन का रूप ले लेते हैं। तो दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है। तीखा मोड़ मतलब नीचे की तरफ झुक जाएगा। पूर्वोत्तर में इन्हें पूर्वोत्तर या पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पर इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर, ऐसे नाम इनको दिए गए हैं, इस नाम से जाने जाएंगे। ये पहाड़ियां बहुत मजबूत बलुआ पत्थर और जो अवसादी सेल हैं उनसे बनी हुई है, घने जंगलों से ढकी है, अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं
एवं घाटियों के रूप में आपको ये देखने को मिलेगी। आप चाहे तो देख लें, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पटकोई की, नंगा की, मीजो की, यहाँ से तीखा मोड़ बना लिया ना हिमालय ने, तो उसके साथ साथ सीमा ये बना रही है। तो आपको यहाँ पर ये देखने को भी मिल रही है कि इस तरीके से आप इनको देख पा रहे हैं। अब अगली बात हमारी आएगी उत्तर के मैदान के बारे में। हम उत्तर के मैदान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम बात कहां की कर चुके हैं, तो अभी हम बात जो कर चुके हैं ये हिमालय वाली बात हमारी पूरी यहां पर हो चुकी है। हिमालय वाली बात हमारी पूरी यहां पर हो चुकी है, हमने पूरा पढ़ लिया। अब इसके नीचे अगला पार्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो ये ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं, ये है जिसको कहते हैं उत्तर का मैदान या ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तो इन महानतम मैदानों के बारे में हम बात करने वाले हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उत्तरी मैदान के 3 प्रमुख नदी प्रणालियां, चूंकि मैदान जो है वो नदियों के द्वारा डेवलप किए गए। अब आप देखिएगा मैदान का मतलब क्या है। 2 मैदान मैं बनाता हूं, एक मैदान मैंने बना दिया ये, और एक मैदान मैंने बना दिया ये। दूर से देखेंगे तो दोनों समतल मिलेंगे, लेकिन क्या इस मैदान पर आप कुछ रह पाएंगे? लेकिन अगर इस मैदान पर मैंने नदी का एक फोर्स लगा दिया, नदी एक लगा दी, यहां पर नदी क्या लगा दी, नदी यहां पर बह रही है, तो नदी बह रही है तो वो अपने साथ छोटा छोटा कुछ ला रही है, वो यहां पर ऐसे कुछ जमा करते चली जा रही, इसको बहाकर यहां ले गई, ऐसे कुछ करते चली गई, तो हमको पता चला कि बाद में ये पूरी प्लेन क्या हो जाती है, समतल हो जाती है। ये सब कुछ आपको समतल देखने को मिलता है, सब एकदम प्लेन हो जाता है। जब आपको सब कुछ यहां पर एकदम समतल देखने को मिलता है तो ये मैदान बन जाता है। तो मैदान बनाने में भूमिका किसने निभा दी, तो आपने कहा कि सर नदी के द्वारा भूमिका निभा दी गई, नदी ने भूमिका यहां पर अच्छी निभा दी। तो इसी कारण से भारत में मैदानों को 3 नदी प्रणाली के आधार पर हम देख रहे हैं, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। क्यों बना है, क्योंकि इनके द्वारा कुछ लाया जा रहा है, तो ये कुछ यहां पर जमा कर रहे हो। क्या लाया जा रहा है, अवसाद, और उसी अवसाद को हम क्या कहते हैं, उससे जो मिट्टी बनती है उसको हम जलोढ़ कहते हैं। तो वो निक्षेप हो रहा है यहां पर, उसका जमा हो रहा है, तो इस कारण से इसको क्या कह रहे हैं कि जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। हिमालय से लाखों वर्ष पहले गिरिपाद में बहुत बड़े बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ और उपजाऊ मैदान डेवलप होना स्टार्ट हुआ। चलो देख लेते हैं एक बार कैसे हिमालय से बड़े बड़े मैदान डेवलप हुए हैं। चलो, अगर यहां पर मैं कुछ पहाड़ बना देता हूं, ये कुछ पहाड़ मैं बना रहा हूं, है ना। ये मैंने मान लीजिए कि पहाड़ बना दिया कुछ, है ना, ये मैंने पहाड़ बना दिया कुछ। अब यहां पर आप कुछ और पहाड़ भी देख पाते होंगे हल्के फुल्के, है ना। अब इन पहाड़ों से कोई ना कोई एक नदी निकल रही है। मान लीजिए ऊपर से कोई नदी निकाल दी, ऊपर से कोई नदी निकाल दी, ये निकल रही कोई नदी, तो एकदम ये नदी तेजी से आएगी, तेजी से आएगी, फिर एकदम समतल मैदान पर जाएगी, फिर थोड़ा सा स्लोप पर जाएगी और फिर जाकर अपने मुहाने पर चली जाएगी। यही सिस्टम होगा नदी का। जब ऊपर से ये नदी आ रही है, जब ये ऊपर से नदी आ रही है, तो ये अपने साथ कुछ अवसाद ला रही है, तो धीरे धीरे वो क्या कर रही है, यहाँ पर जमा कर रही है, यहाँ पर जमा कर रही है। अब यहां पर तो पत्थर जमा होगा, लेकिन जो बारीक अवसाद है वो धीरे धीरे कहां हुआ, जो बिल्कुल जहां पर नदी बिल्कुल स्लो हो जाती है वहां पर जमा होगी। तो ये भाग जो डेवलप होगा, चूंकि यहां पर गड्ढे वड्ढे होंगे तो उसको भरना स्टार्ट करेगी, तो ये भाग जो नदी के एकदम स्पीड, एकदम माउंटेन, ये क्या आ गया यहां पर, ये आ गया, इसको कहते हैं गिरिपाद, है ना। इसको क्या कहते हैं, गिरिपाद, या हम क्या कहते हैं, फूट माउंटेन कहलाता है। क्या कहते हैं, फूट माउंटेन कहलाता है, या माउंटेन, सॉरी, माउंटेन फूट कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, माउंटेन फूट कहा जाता है, माउंटेन फूट कहलाता है। तो गिरिपात के बाद आप देखेंगे नदी की स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है, तो यहां पर अवसाद इकट्ठा करने लगती है, और यहीं पर क्या होता है, ये मैदान या प्लेन डेवलप होते हैं। मैदान यहां पर डेवलप होते हैं, प्लेन डेवलप होते हैं। तो ये मैदान यहां पर इस प्रकार से विकसित हो पाते हैं, जिनको हमने यहां पर देखने की कोशिश कुछ की। ठीक, ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर के मैदान है। कितने मैदान है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर फैले हैं। लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 200 से 300 किलोमीटर से लेकर चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी।
प्लेन है, उपजाऊ बहुत है, तो जनसंख्या का दबाव बहुत होगा, बहुत सघन जनसंख्या आप यहां पर देख पाएंगे। क्या है? सघन जनसंख्या आप देख पाएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहां पर लोगों का निवास है। उत्तर पर्वत से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य करती, ऊपर से आती हैं तो वो कुछ ना कुछ लाती हैं तो निक्षेप करती हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कोई नदी आ रही है और यहां पर आई तो कुछ इकट्ठा कर लिया उसने, तो नदी की धाराएं कुछ बट जाएंगी ऐसे, और यहां पर धाराएं बट गई, बाद में इकट्ठी होंगी, तो जो ये पार्ट डेवलप हुआ इसको क्या कहते हैं? ये द्वीप कहेंगे। तो ऐसा ही द्वीप बना है ब्रह्मपुत्र का, इसको माजुली द्वीप कहते हैं। नदी अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है। अभी नदी के मुहाने पर अगर गाद इकट्ठी हो गई है ना, नदी के मुहाने पर नदी आ रही है और इसके मुहाने पर ये गाद इकट्ठी हो गई, मान लीजिए कि ये इकट्ठी हो गई, तो क्या होगा? नदी फिर अलग अलग धाराओं में बट कर निकल जाएगी, अलग अलग धाराओं में। तो इनको क्या कहते हैं? ये कहलाती हैं वितरिकाएं। क्या कहलाती हैं? वितरिकाएं। तो वितरिकाएं इनको कहा जाता है। तो वितरिकाएं समझ में आ गई, मुहाने पर बनेगी, और सहायक नदियां जब नदी बढ़ रही है तो उसके साथ जुड़ती चली जाती हैं, उसको हम सहायक नदियां कहते हैं। दोआब जो है, अगर आप यहां पर देखें तो एक शब्द आपको शायद मिला होगा कि दोआब क्षेत्र का भी निर्माण करती हैं। तो दोआब जो अगर आप देखें, दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग, मतलब दो नदियों के बीच की जो जमीन होगी, ये जैसे आप देखो ये सिंधु नदी जा रही है और ये क्या जा रही है? झेलम नदी जा रही है, तो सिंध सागर दोआब बना। ये यहां पर आप चिनाब नदी देख रहे हैं और रावी नदी देख रहे हैं, तो यहां पर रचना दोआब बना। दो नदियों के बीच में जो जगह आएगी उसको क्या कहते हैं? वो दोआब कहलाती है। तो ऐसे ही यहां पर दोआब बना। अगर पंजाब के नाम की बात करें तो पंज का मतलब है पांच और आब का मतलब होता है पानी, तो पांच पानियों की जो जमीन है उसको क्या कहते हैं? पंजाब। तो पांच नदियां निकलती हैं, दोआब बनते हैं, और क्या कहलाती है? पंजाब कहलाती है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा गया है: पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब का मैदान जो है वो पश्चिम में पड़ेगा एकदम, गंगा का मैदान मध्य में पड़ेगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान पूर्व में पड़ेगा। पश्चिम का मैदान, इस मैदान का बहुत सारा भाग आप देखें जिसे सिंधु का मैदान कहते हैं, पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ये फैला हुआ है और दोआब भी यहाँ पर पर्याप्त है। गंगा का मैदान, इसका विस्तार आप घग्गर से लेकर तीस्ता तक देख सकते हैं। इसमें भारत के कई सारे राज्य, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सब शामिल हैं। और ब्रह्मपुत्र का मैदान खास तौर से विशेषकर असम में, हमने देखा भी हुआ है कि नदी जो है वो असम में, इस कारण से इसका विस्तार जो है वो आप असम में देख पाएंगे। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः आप जब देखते हैं तो आपको लगता है कि बिल्कुल समतल हो गई है, तो क्या ऐसा लगता है? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, आपकी सोच गलत है। यहां पर भी कुछ दिक्कतें होती हैं। हिमालय को मतलब मैदान को ऊंचाई के आधार पर भी विभाजित करते हैं, इस पर भी भिन्नताएं होती। सबसे ऊंचा क्षेत्र है भावर, उसके बाद है तराई, उसके बाद है भांगर और फिर होता है खादर। जैसे ही कोई हिमालय, मान लीजिए ये हिमालय है, ये हिमालय के तीनों पार्ट हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हिमालय के बाद अगर आप देखें, जैसे ही नदी निकली तो यहाँ पर वो अपने साथ बड़े बड़े खड्ड इकट्ठा करेगी, पत्थर इकट्ठे करेगी, बड़े बड़े शिलाखंड इकट्ठा करेगी, वहां पर उसको कहेंगे भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र में नदियां अदृश्य हो जाएंगी। भावर के बाद जब वो पानी निकलेगा तो धीरे धीरे स्लो, स्पीड कम हो गई तो वो भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो दलदली हो जाएगा, वो हो गया तराई। उसके बाद फिर उसने स्पीड पकड़ी थोड़ी सी तो वो हो गया बांगर, और एकदम जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो जाएगा खादर। तो ये आपको भावर, तराई, बांगर और खादर ये घटते क्रम में है। सबसे ऊंचा भावर है, फिर तराई है, फिर सबसे ऊंचा भावर, तराई, भांगर और खादर। ये आप क्या देख पाते हैं? यहाँ पर मैदानों की ऊंचाई के आधार पर देख पाते हैं। भावर क्या है? तो नदियां पर्वतों से नीचे जब उतरती हैं तो अपने साथ बहुत सारे शिलाखंड ले आती हैं। शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा जो है, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा जो है एक पट्टी तैयार करती हैं, और वो क्या होती है? गुट्टिका का निक्षेपण करती है ना। 8 से 16-14 किलोमीटर क्या है? गुट्टिका मतलब क्या हो गया? पत्थर इकट्ठे कर देती हैं। मतलब यहाँ पर ऐसे कुछ पत्थर इकट्ठे होते चले जाएंगे, इनको यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को कहा जाता है भावर कहते हैं। और सभी सरिताएं मतलब नदियां इस भावर क्षेत्र में क्या होती हैं? अदृश्य हो जाती हैं। क्यों अदृश्य हो जाएंगी? अब नदी आ रही है, यहाँ पर टकराई तो इसके बीच से पानी कहीं से ऐसे निकल के आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको नदी नहीं दिख रही, पत्थर दिख रहे हैं, लेकिन पानी नीचे नीचे निकल गया तो ये अदृश्य हो जाती है। जब इन पत्थरों से नदी टकरा रही है तो स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? स्पीड घटेगी। तो आगे आकर जो पानी निकल रहा है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा, रुकना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर दलदल जैसा बनेगा, नमी बनेगी, तो क्षेत्र क्या होगा? उसको कहेंगे तराई। वो क्या कहलाएगा? उसको कहा जाएगा तराई। तराई भाबर पट्टी के दक्षिण में जो क्षेत्र है वो क्या है? तराई है। वहां पर नदियां जो है, सरिताएं पुनः दिखने लगती हैं और एक दलदली क्षेत्र का निर्माण वहां पर हो जाता है।
जब जल ज्यादा है, नमी ज्यादा है, तो जल ही जीवन है, जल ही जीवन है तो प्राणी होंगे, जंगल होंगे तो घने जंगल मिलेंगे। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से कई सारे लोग आए थे, तो उनके लिए इन जंगलों को साफ किया गया ताकि वो लोग यहां पर रह सकें। अब हम भांगर और खादर पर जा रहे हैं, तो दोनों जलोढ़ के टाइप हैं। तो ये भांगर और खादर, एक पुरानी जलोढ़ है जिसको भांगर कहते हैं और एक नई जलोढ़ है जिसको खादर कहते हैं। उत्तरी मैदान का सबसे विशाल भाग, अगर मैदान में सबसे बड़ा भाग देखेंगे तो क्या है, भांगर मिलेगा। और ये उपजाऊ भी है क्योंकि ये जलोढ़ से बना हुआ है, जलोढ़ के निक्षेप हैं तो उपजाऊ भी है। ये नदियों वाले मैदानों के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं, वैसी आकृति आपको देखने को मिलती है। उपजाऊ बहुत है, अन्न बहुत होता है, इसी कारण से इन मैदानों को अन्न का भंडार भी कहा जाता है। इस भाग को भांगर के नाम से जानते हैं और यहाँ पर चूने के निक्षेप होते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में आप क्या कहते हैं, कंकड़ के नाम से, कुछ लोग इनको कंकड़ कहते हैं, कंकड़ के नाम से ये जाने जाते हैं। एक और पार्ट है इसको आप खादर कहते हैं। तो बाढ़ वाले मैदान कैसे नए और युवा निक्षेपों को आप खादर कहते हैं, ये और ज्यादा उपजाऊ होते हैं और ज्यादा फर्टाइल होते हैं। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है क्योंकि हर बार बाढ़ आएगी, हर बार मिट्टी जमेगी और हर बार इनका निर्माण होगा। बहुत उपजाऊ हैं, खेती इन पर बहुत कर सकते हैं, गहन खेती यहां पर की जा सकती है। अब देखो, अब बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यूज पर। प्रायद्वीपीय पठार का है तो हमने किसकी बात कर ली, हमने नॉर्थ में बात कर ली है ना। अगर हम बात करें यहां पर हमने क्या क्या बात कर ली है, तो सबसे पहले हमने हिमालय की बात कर ली और उसके नीचे हमने पर्वतीय जो मैदान है उनकी बात कर ली। यहां पर ये हिमालय हो गया और हिमालय के नीचे जो है वो मैदान हमने देख लिया। अब हम क्या देखने वाले हैं, तो हमारा जो बचा हुआ पार्ट है कोने का, इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय, है ना, इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इसकी हम यहां पर बात करने वाले हैं। फिर क्या देखेंगे, यहां पर हम रेगिस्तान के बारे में बात करेंगे और यहां के हम तटीय मैदान को देखेंगे। ये हमारी चीजें बचने वाली हैं। ये तटीय मैदान हो जाएंगे, ये रेगिस्तान को देखेंगे और द्वीप समूह देखेंगे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार की अगर आप बात करते हैं तो ये प्रायद्वीपीय पठार है और ये उठा हुआ पठार, मतलब कैसा होता है, पहाड़ कैसा होता है कि जिसका जो सिरा होता है वो नुकीला हो, वो पठार कहलाएगा, पहाड़ कहलाएगा। पठार क्या कहलाता है कि जिसका सिरा नुकीला ना हो, फ्लैट हो, मेज के जैसा हो, वो पठार कहलाता है। तो ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, एक टेबल की शेप वाली स्थलाकृति है जो क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बनी है। और ये कैसी है, पुरानी है। गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण ये बना है, मतलब यहां पर लावा का जमाव हुआ, इस कारण से इसका एक भूभाग जो है वो आपको प्राचीनतम देखने को मिलेगा। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। इसके दो पार्ट आप देखेंगे, कौन कौन से, एक मध्य उच्च भूमि देखेंगे और एक दक्कन का पठार आप देखेंगे। दो भाग आप यहां पर देख सकते हैं, दो पार्ट आप यहां पर देखेंगे। मध्य उच्च भूमि क्या है, तो मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के ऊपर, जहां नर्मदा नदी निकलती है इसके ऊपर, अगर मैं बात करूं मैप में आपको दिखाऊं, यहां पर ये नर्मदा नदी जो है ना, ये नर्मदा नदी के ऊपर ये पूरा इलाका जिसको आप क्या कहते हैं, ये क्या कहलाएगा, आपका मध्य उच्च पठार कहलाता है या मध्य उच्च भूमि इसको कहा जाता है। देखिए, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों तक फैला है, उसको क्या कहते हैं, मध्य उच्च भूमि कहते हैं। अब विंध्य श्रृंखला जो है वो दक्षिण में और सतपुड़ा श्रृंखला जो है उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में है इसके, और सतपुड़ा श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल गई है। मतलब कि अगर आप यहां पर बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं यहां पर कि ये है, तो आप यहां पर देखेंगे कि ये सतपुड़ा आपको मिलेगा, विंध्याचल मिलेगा, अरावली मिलेगा और धीरे धीरे ये रेगिस्तान में यहां पर मिल गई है। बलुई और रेतीली चीजों से ये धीरे धीरे मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। जब नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं तो उस जगह का ढाल कैसा है, तो ढाल भी उत्तर पूर्व की तरफ हो जाएगा, मतलब उस जगह का स्लोप उत्तर पूर्व की तरफ है, क्योंकि अधिकांश नदियां उसी तरफ बह रही हैं। उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में सक्रिय आपको देखने को मिलेगी। कैसे, पश्चिम में चौड़ी, अगर यहां पर देखें तो ये पश्चिम में चौड़ी आप देख रहे हैं और पूर्व में आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे सक्रिय हो जाती है। तो ये पूर्व की तरफ आपको यहां पर सक्रिय देखने को मिल रही है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से आप क्या कहते हैं, बुंदेलखंड कहते हैं या बघेलखंड के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से पूर्वी भाग जाना जाता है। और इसके पूर्व में
इस बुंदेलखंड बघेलखंड के और आगे आपको दामोदर नदी के द्वारा जो विकसित किया गया पठार है, जिसको आप क्या कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार। इसके दो हिस्से मिलेंगे, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार। तो ये छोटा नागपुर का पठार और बुंदेलखंड बघेलखंड के पूर्व में देखने को मिलेगा। दक्कन का पठार, इसका जो दूसरा भाग है दक्कन का पठार, ये एक त्रिभुजाकार भूभाग आप देखेंगे जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में बहुत चौड़े आधार पर क्या है, आपको एक सतपुड़ा पर्वत देखने को मिलेगा, जिसका पूर्वी विस्तार आप महादेव पहाड़ी और मैकाल इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर नीचे की तरफ भी सकरा होता चला जाएगा। दक्षिण का पठार पश्चिम में बहुत ऊंचा है और पूर्व की ओर उसका ढाल कम हो गया है। मतलब अगर हम देखें कि कुछ कैसा है, ऐसा है, ये पश्चिम में ऊंचाई ज्यादा है और पूर्व में ऊंचाई कम है। ये दक्षिण के पठार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। स्थानीय रूप से इसको क्या कहते हैं, इसका एक उत्तर पूर्व में भी भाग देखने को मिलता है, जैसे मेघालय का या कार्बी एंगलोंग का पठार कहा जाता है। ये उत्तर पूर्वी विस्तार की बात करते हैं जो एक गैप से अलग हो गया है, जिसको हम गारो मालदा गैप कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां आप यहां पर देख पाएंगे। इसी दक्कन के या प्रायद्वीपीय पठार पर या दक्कन के पठार पर आपको दो घाट और देखने को मिलेंगे। भारत के नक्शे की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एक घाट मिलेगा जिसको आप पश्चिमी घाट कहते हैं, और एक उस तरफ घाट मिलेगा जिसको आप पूर्वी घाट कहते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट क्या है, तो दक्षिण के पठार के किनारे पर स्थित जो पहाड़ हैं उनको क्या कहते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहते हैं। ये सतत हैं, उनमें कुछ दर्रे पाए जाते हैं जैसे थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। तो आपको ये बताना है कि थाल घाट और भोर घाट कहाँ मिलेगा, ये महाराष्ट्र में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ये महाराष्ट्र में मिलेगा। और पाल घाट कहाँ मिलेगा, तो आपको केरल में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, आप केरल में देख पाएंगे। तो ये तीन घाट आप यहां पर देख सकते हैं। अब पश्चिम घाट और पूर्वी घाट अगर देखते हैं दोनों, तो अगर आप देखें तो पश्चिमी घाट ऊंचा है, इसकी औसत ऊंचाई आपको कितनी मिलती है, 900 से 1600, जबकि पूर्वी घाट कितना मिलता है आपको, मात्र 600 मीटर ऊंचा मिलता है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक मिलेगा और सतत नहीं है, बीच बीच में काट दिया गया है। सतत नहीं है, अनियमित है, बीच बीच में नदियों के द्वारा काट दिया गया है। जो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनके द्वारा काट दिया गया है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, जिसको आप क्या कहते हैं, 1500 मीटर ऊंचा है, जिसको आप महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं, यहां कहीं आएगा महेंद्रगिरी पर्वत। आपको पूर्वी घाट का ऊंचा, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेगा। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें, ये जो है, ये इसको आप पश्चिमी घाट कहते हैं। तो यहां पर लगातार वर्षा होती रहती है, तो इस कारण से यहां पर हरियाली आपको मिलेगी। तो पश्चिमी घाट की अगर बात करते हैं तो ये आर्द्र हवाओं से टकराकर यहां वर्षा होती रहती है, तो यहां पर हरियाली मिलेगी। और इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, इसको सह्याद्री कहते हैं या कुछ और नाम भी इनको दिए जाते हैं स्थानीय स्तर पर। पश्चिमी घाट में जब हम उत्तर से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ऊंचाई बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। आप देखेंगे कि जितने हम नीचे आते जाते हैं आपको उतनी ऊंचाई ज्यादा देखने को मिलती है, उतनी ऊंचाई ज्यादा यहां पर बढ़ जाती है। इस भाग के ऊंचे शिखर अनाईमुदी और दोदा बेट्टा हैं, जो अगर आप देख पा रहे हैं 2695 और 2633 मीटर ऊंचाई है। इसके अलावा दो जगह और देखेंगे, ऊंटक मंडल जिसको ऊंटी कहते हैं और कोडाईकनाल, ये भी आपको क्या, जहां पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिल गए हैं वहां पर कुछ टूरिस्ट प्लेस हिल स्टेशन के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहां पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दक्कन ट्रैप के नाम से। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, जो मैग्मा निकला है उसके ठंडे हो जाने के बाद जो मिट्टी बनी है उसको आप दक्कन ट्रैप कहते हैं, या उसी से फिर काली मिट्टी बन जाती है। इसलिए इसके सेल कैसे हैं, आग्नेय है, इग्नियस टाइप का कंटेंट इसमें ज्यादा है। इन सेलों का समय के साथ अपर्दन हुआ, जिनसे बाद में जाकर कौन सी मृदा बनती है, काली मृदा बन जाती है, काली मृदा का निर्माण होता है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। अरावली की अगर हम बात करते हैं तो अरावली को अगर आप देखेंगे तो ये कहां है, ये आप देख पा रहे हैं, तो कहां पर मिलेगा, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। तो उत्तर पश्चिम में आप कह देंगे, उत्तर पश्चिम में आपको ये अरावली की पहाड़ियां यहां पर देखने को मिलती हैं। ये गुजरात से लेकर कहां तक फैली हैं, दिल्ली तक फैली हैं। गुजरात में पालनपुर करके जगह आती, वहां से मजनू के टीला तक ये फैली हुई है। और ये पुराना पर्वत है, घिस गया है, बीच से गायब हो गया है, लोगों ने गायब भी कर दिया। राजस्थान में कई सारी जगह इसका अस्तित्व आपको देखने को नहीं मिलेगा, गायब हो गया है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कमेंट भी किया था, टिप्पणी भी हुई थी इस पर।
तो अरावली पहाड़ी के किनारे, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर एक रेगिस्तान है जिसको आप क्या कहते हैं, थार का रेगिस्तान कहते हैं। तो यहां से हम क्या बात करने वाले हैं, थार के रेगिस्तान यानी भारतीय मरुस्थल की बात होने वाली है। रेगिस्तान मतलब रेत के टीले होंगे, मरुस्थल का मतलब मरु और स्थल, स्थल मतलब जमीन, मरु मतलब बेकार। तो ऐसी मरुस्थल के बारे में बात करेंगे, रेगिस्तान के बारे में, जो यहां बालुओं के टिब्बों से ढका रहता है मैदान। यहां पर वर्षा बहुत कम होगी, वर्षा कम होगी तो नमी कम होगी, नमी कम होगी तो वनस्पतियां कम होगी। वर्षा कितनी होती है, 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है प्रति वर्ष। इस कारण से जो यहाँ का क्लाइमेट या जलवायु है वो शुष्क हो जाती है, और वनस्पति भी आपको क्या है, यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलती है। यहां की हम बात कर रहे हैं जिसको आप थार का रेगिस्तान कहते हैं। वर्षा ऋतु में कुछ नदियां या सरिताएं निकलती हैं, लेकिन इतना पानी नहीं होता उनमें कि वो समुद्र तक जा सके, इतना पानी नहीं होता कि वो साल भर बह सके, है ना। तो ये क्या होती है, वहीं रेत में विलीन हो जाती है। यहाँ की अगर बड़ी नदी की बात करें तो लूनी जो है वो सबसे लंबी और बड़ी नदी है इस क्षेत्र की। ये भी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, वहां से निकलती तो है लेकिन कच्छ के रण में जाकर फंस जाती है, गायब हो जाती है। बरखान, ये कुछ स्थलाकृतियां हैं जो रेत से बनती हैं। बरखान क्या है, चंद्राकार बालू का टीला होता है, और ये विस्तार आपको याद देखने को मिलेगा। ये बरखान बने हुए सारे चंद्राकार देख पा रहे हैं ना, ये सब चंद्राकार आप देख पा रहे हैं, ये सब बरखान बने हुए हैं। और ये बरखान आप जैसलमेर जाएंगे तो आपको काफी देखने को मिलेंगे, इनकी संख्या आप वहां पर ज्यादा देख पाएंगे बरखान की। अब तटीय मैदान की बात करते हैं कि तटीय मैदान क्या कहलाता है। तटीय मैदान जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत हमने पढ़ा है, और हमने जो पूर्वी और पश्चिमी घाट देखे हुए हैं, इन पूर्वी और पश्चिमी घाटों के सहारे फैले कुछ संकरे मैदान, जिनको आप क्या कहते हैं, तटीय मैदान कहते हैं। मतलब पूर्वी घाट और समुद्र, पश्चिमी घाट और समुद्र के किनारे पर जो मैदान फैले हुए हों उनको हम क्या कहते हैं, तटीय मैदान कहते हैं। और ये तटीय मैदान कैसे संकरे हैं, है ना। तो ये पूर्व और पश्चिम में, इस कारण से एक को पूर्वी तटीय मैदान और एक को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। आपको कहां से कहां मिलेंगे, पूरी अरब सागर की सीमा पर और पूरी बंगाली खाड़ी की सीमा पर आप तटीय मैदान देख पाएंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय मैदान का निर्माण हुआ है या उनका विस्तार है। पश्चिम में अरब सागर के किनारे जो मैदान फैले हैं वो पश्चिमी तटीय मैदान, और पूर्व में बंगाली खाड़ी के किनारे फैले हैं वो पूर्वी तटीय मैदान है। पश्चिमी तट की बात करें तो ये कहां से कहां तक, तो यहां पर आप देखेंगे पूरा अरब सागर है, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। अरब सागर के पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित एक सक्रिय पट्टी है जिसको क्या कहते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इस मैदान के आपको 3 भाग देखने को मिलेंगे। एक को कहते हैं उत्तरी कोंकण भाग, मध्य भाग मतलब उत्तर का देखेंगे तो उत्तरी भाग को कोंकण भाग, फिर बीच वाले को कन्नड़ और नीचे वाले को मालाबार। और गुजरात के अंदर जाएंगे तो वहां पर कई स्थानीय नाम मिलता है, इसको काठियावाड़ नाम भी दिया जाता है। पूर्वी तट की बात करेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी के सहारे ये फैला हुआ मैदान है, इसको पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इसके 2 भाग मिलेंगे, उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। चाहे तो आप यहां पर देख भी सकते हैं, ये जो इलाका है इसको आप उत्तरी सरकार के नाम से और नीचे वाले को क्या कहते हैं, कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु का जो तट है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। बड़ी बड़ी जो नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके सबके डेल्टा भी आपको इसी के किनारे पर देखने को मिलेंगे। चिल्का झील भी आप यहीं पर देख पाएंगे, चाहे तो आप देख लें, ये चिल्का झील का निर्माण यहां पर हुआ है। तो चिल्का झील भी क्या है, एक लेगून या अनूप झील का टाइप हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, द्वीप समूहों के ऊपर। जो हमें द्वीप समूह दिए गए हैं, 2 द्वीप समूह हमारे पास हैं, एक को आप लक्षद्वीप कहते हैं और एक को आप अंडमान निकोबार कहते हैं। एक अरब सागर में स्थित है और एक बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो द्वीप का मतलब क्या है कि जब जो कोई स्थल भाग चारों तरफ से पानी से घिर जाता है उसको हम द्वीप कहते हैं, और ऐसे द्वीप जब ज्यादा हो जाते हैं तो उनको द्वीप समूह कहते हैं। तो ये द्वीप और ये द्वीप समूह है। आप पहले देख चुके हैं कि भारत का जो मुख्य भूभाग है वो काफी ज्यादा है। इसके अलावा भी हमारे कुछ और भाग हैं जिनको हम द्वीप समूह के रूप में देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केरल के पास स्थित, केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप के बारे में। ये छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको क्या कहते थे, लक्का द्वीप कहते थे, मिनिकॉय कहते थे या एमीन द्वीप के नाम से जाने गए। 1973 में इनका नाम क्या रखा गया है, लक्षद्वीप रखा गया है। 1973 में क्या हुआ, नाम बदलकर लक्षद्वीप होता है। और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो काफी छोटा, 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं, ये लक्षद्वीप के बारे में बात हो रही है, जिनको लक्का द्वीप भी पहले कहा गया है। यहाँ के 2 द्वीप हैं, कावारत्ती और पिटली। तो कावारत्ती आपको क्या आ जाएगा, ये आ गया कावारत्ती और ये आ गया पिटली।
कावारत्ती की बात करें तो प्रशासनिक मुख्यालय, मतलब कि ये राजधानी है लक्षद्वीप की, और यहां पर मतलब चूंकि पानी के अंदर है, द्वीप बड़ा है, तो इंसान और पादप और सब कुछ होंगे। पिटली द्वीप जो है यहां मनुष्य निवास नहीं करते, ये पिटली द्वीप है जिसको आप पिटली कह रहे हैं, इस पिटली द्वीप पर मनुष्य निवास नहीं करते, यह एक पक्षी अभ्यारण्य है, इसको क्या कर दिया, एक बर्ड सेंचुरी बना दिया गया है। प्रवाल, प्रवाल पॉलिप्स कम एक समय तक, ये प्रवाल पॉलिप्स क्या है, कम समय तक जीवित रहने वाले जीव जंतु हैं या कुछ सूक्ष्म प्राणी हैं। इनका जो ऊपर का बॉडी का कवर होता है वो कैल्शियम किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और ये समूह में रहना पसंद करते हैं, जहां एक होंगे कॉलोनी बना बना कर रहते हैं, और इनके डेथ होने के बाद इनका वो कवर रह जाता है। वही कवर बाद में कंप्रेस होकर बहुत कठोर हो जाता है और हमको बाहर निकल कर देखते हैं तो हमको चट्टान के रूप में देखने को मिलता है, ये जमीन के रूप में देखने को मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको द्वीप कह देते हैं या द्वीप समूह में देख लेते हैं। इस तरीके से कुछ प्रवाल होते हैं। मूंगा भी इसी का टाइप है, और ये कहां होगा, तो छिछले गर्म सागर में आपको इसका विस्तार ज्यादा देखने को मिलेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट का ये स्राव करते हैं, उसको उत्सर्जित करते हैं। 3 प्रकार के होंगे, प्रवाल रोधिका होगी, तटीय प्रवाल भित्ति होगी, और प्रवाल वलय द्वीप होंगे। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को आप देखते हैं तो क्या है, प्रवाल रोधिका का एक अच्छा उदाहरण है। ये आप देख पा रहे हैं, ये ग्रेट बैरियर रीफ बनाई गई है, लगभग 2800 किलोमीटर लंबी है, 2800-2900 किलोमीटर लंबी है, जिसको आप ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर आप देख पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया कहां देख पाते हैं, पूर्वी तट पर देख पाते हैं। प्रवाल वलय द्वीप जो है वो गोलाकार होता है या हारसू, मतलब जैसे घोड़े का जो पैर होता है उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, उस आकार वाली रोधिका होते हैं। ये ग्रेट बैरियर रीफ की बात की गई है, यहां पर आपको ऐसी रीफ देखने को मिलेगी ये जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियों में से एक है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। अब बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं, जिसको हम अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। एक समूह को अंडमान समूह और एक को निकोबार, दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया है, जिसको हम अंडमान निकोबार कहते हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सामरिक दृष्टि से देखें तो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये द्वीप समूह में ज्यादा हैं, आकार में बड़े हैं और बिखरे भी हुए हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी भाग जो है वो अंडमान और दक्षिण में जो है वो निकोबार। इन दोनों को बांटने का जो काम करती है वो 10 डिग्री रेखा करती है, 10 डिग्री लैटिट्यूड के द्वारा बांट दिया गया। तो नॉर्थ में अंडमान और साउथ में निकोबार आपको देखने को मिलते हैं। 2 प्रकार के द्वीप आप यहां पर देख पाते हैं, अंडमान और निकोबार टाइप के। चाहे तो आप देखें यहां पर कि ये भारत के पूर्व में स्थित है, बंगाली खाड़ी में आप देख पाए तो यहां है। इनका विस्तार ये 10 डिग्री चैनल निकल गया, ये 10 डिग्री ने इनको डिवाइड कर दिया। ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। नॉर्थ में अंडमान, मतलब नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान, मतलब कैपिटल जो है वो पोर्ट ब्लेयर भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। साउथ में निकोबार, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, ऐसे आप साउथ में द्वीप देख पाएंगे। दोनों को मिलाकर एक टेरिटरी बनाया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंडमान और निकोबार कहते हैं। यहाँ द्वीपों की संख्या बहुत है, द्वीप और टापू मिलाकर 572 के आसपास आप यहाँ पर देख पाते हैं। यह द्वीप देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता, डाइवर्सिटी बहुत है। यहां पर एक द्वीप है जिसको कहते हैं बैरन, यहां पर एक द्वीप है जिसको कहते हैं बैरन, और बैरन जो है वो किसका पार्ट है, वो एक एक्टिव वॉल्केनो का पार्ट है, एक सक्रिय ज्वालामुखी। बैरन क्या, सक्रिय का मतलब क्या, उसमें कुछ हलचल हो रही है, कुछ धुआं निकल रहा है, कुछ ब्लास्ट हो रहा है, कुछ मैग्मा निकल रहा है, वो सक्रिय। निष्क्रिय क्या, मतलब 3 स्थान होती हैं, जगा हुआ, जगा हुआ मतलब जैसे मैं जगा हुआ हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आपको दिख रहा है कुछ ना कुछ कर रहा हूं, जगा हूं। मैं सो जाऊंगा तो मैं सोया हूं, मतलब उस टाइम तक तो मैं ऐसा हूं कि कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन संभावना यह है कि सुबह होते उठ जाऊंगा। और मरा हुआ कोई संभावना नहीं कि उठूंगा। तो एक्टिव, डोरमेंट और डेथ, सक्रिय, निष्क्रिय और मरा हुआ। सक्रिय मतलब जिसमें कुछ हलचल दिख रही है, निष्क्रिय मतलब कि अभी कुछ नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकती है, और डेथ मतलब फ्यूचर में भी कोई संभावना नहीं है। तो ये 3 प्रकार के वॉल्केनो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, सक्रिय, निष्क्रिय और कैसे मरे हुए। तो हमारे पास कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है, बैरन द्वीप को हम ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं। ये हमारे कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन था जो हमने अभी कवर किया। पूरे चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ये हो जाता है। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। मतलब आपको क्वालिटी कंटेंट के लिए कोई खर्चा नहीं करना, क्योंकि हम बहुत सारे कोर्स आपके लिए लेकर आते हैं 100% फ्री। कहां देखेंगे, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट भी है, हमारा एप्लीकेशन भी है, यहां पर आप 100% फ्री देख सकते हैं।
इसके अलावा आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।